नमस्कार, डीजीएनए न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के सीजन में आज दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला है जिनके प्रदर्शन में इस पूरी स्पर्धा में निरंतरता दिखाई नहीं दी है। बॉटम की ये टीमें हैं केकेआर वर्सेस मुंबई। मुंबई की टीम जो ऐतिहासिक टीम है आईपीएल के सभी संस्करणों में, लेकिन इस बार इस टीम का जायका पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। आलम यह है कि ये टीम अंक तालिका में अंतिम पायदान पर है। और दूसरी तरफ केकेआर जो शुरुआती दौर में कुछ बेहतर करती दिख रही थी, लेकिन लगातार पराजय ने ऐसा साथ पकड़ा कि वे उससे पीछा छुड़ाने में नाकाम साबित हुई है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत मौका एक अवसर के रूप में, धुंधली तस्वीर के रूप में केकेआर के सामने मौजूद है। क्या उस धुंधली तस्वीर को साफ करने के लिए आज मुंबई के खिलाफ केकेआर बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब के लिए हम बात करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट की टीम से। हमारे साथ मौजूद है इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह गुम्मन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है। और हमारे साथ मौजूद हैं रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी और फाउंडेशन से जुड़े कोच संजय चौबे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज के मैच से पहले जो कल शानदार संडे हमारे सामने रहा, जिसमें दो बेहतरीन मुकाबले खेले गए, अच्छी खासी चौके और छक्कों की बारिश जिसका हम इंतजार करते हैं, उसने हमारे संडे का दिन और खास तौर पर शाम पूरी तरीके से बेहतरीन कर दी। लेकिन पहला मैच जिसमें हुआ उसमें बड़ी जीत हासिल की है बेंगलोर ने हैदराबाद के खिलाफ। सर एक अच्छी जीत और लगभग ये कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर बेंगलोर ने प्लेऑफ्स के लिए भी अपनी जो दावेदारी है वो पुख्ता कर दी है। नहीं, डेफिनेटली एक बहुत मस्ट विन मैच था दोनों टीमों के लिए। और हमने कल टॉस के समय बोला था कि दोनों टीम जैसा चाहती थी वैसा हुआ। फॉफ डु प्लेसी ने टॉस जीता और बैटिंग चाहिए, क्योंकि वो पहले स्कोर सेट करने में आरसीबी जो है वो अपने आप को बेहतर फील करती है। और हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो वो चेस करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं कि कोई भी स्कोर हम चेस करेंगे। उन्हें ज़्यादातर मैच चेस करते हुए जीते। कल फिर से विराट कोहली के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा कि हम उनको स्पिन का बेताज बादशाह मानते हैं। और ऑफ लेट हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की सीरीज से अगर हम देखें तो वहाँ पे महाराज ने एक बॉल करी थी और सिंगल हैंडली उन्होंने खेला था, जो शॉर्ट कवर्स में जाकर वो आउट हुए थे। इस तरह का शॉट विराट कोहली को मैंने तो खेलते हुए नहीं देखा। मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। और सिमिलरली कल भी पहली बॉल के ऊपर ही उसने जैसे मिड विकेट पे खेलना चाहा और अपिश खेला। और उनका रिएक्शन भी जाते वक्त उन्होंने अपना हाथ माथे पे ऐसे मारा हेलमेट पे, कि विच स्पीक्स एवरीथिंग अबाउट कि क्या है कि आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो सब कुछ बता देते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह का विकेट था और कैसी बैटिंग हुई। 192 रन बनाए 3 विकेट के लॉस पर आरसीबी ने। फाफ डु प्लेसी ने 73 रन किए 50 बॉलों पे। रजत पाटीदार ने फिर 48 रन किए 38 में। देखिए, इसको बोलते हैं सितारा, इसको बोलते हैं लक। एक प्लेयर जो पहले संस्करण में, इससे पिछले वाले में आरसीबी ने उनको खरीदा और वो 2 मैच 3 मैच में फेल हुआ। फेल इन द सेंस कि 10 12 15 रन बनाना एक बैट्समैन के लिए उसको फेल माना जाता है। नेक्स्ट वर्जन में 15th में उनको किसी ने ऑक्शन में नहीं लिया। इंजरी के कारण से आरसीबी ने कॉल बैक किया और कॉल बैक करने के बाद में पहले मैच में 14-15 रन किए, दूसरे मैच में 50 किया, अभी तीसरे में फिर कुछ थोड़े रन किए तो चौथे में 48। 2 इनिंग इतनी अच्छी उन्होंने खेली कि मुझे लगता है कि अब बचे हुए मैचेस जो हैं उसमें रजत खेलेंगे पक्का है। और अगले सीजन में भी ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बैकअप इनिंग्स हो जाएंगी कि जब भी आरसीबी की टीम सिलेक्शन होगा तो कम से कम रजत को आने वाले 5-7 मैचेस के लिए एक फिक्स प्लेस मिल गई है कि उनके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 बार ये दिखा दिया कि उनमें कैलिबर है, टैलेंट है, वो खेल सकते हैं। और 2 इनिंग इस तरह की अगर कोई बच्चा नया आकर खेल लेता है तो मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य उनके लिए बहुत सुनहरा है। जहां तक हम सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो कुछ भी उनके लिए बेहतर नहीं हो रहा है। लास्ट 3 मैच लगातार हारने के बाद में हमें लग रहा था कि क्योंकि विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है वानखेड़े पे और 192 रन बनाए हैं आरसीबी ने, तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत क्लोज जाएगा। पर 19.2 ओवर में 125 रन बनाए, 10 विकेट गिरे उनके। सिर्फ राहुल त्रिपाठी एक अच्छा खेल पाए जिन्होंने 58 रन किए 37 में। और उसके बाद में जो नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर था वो एडियन मार्कराम का था जिन्होंने 21 रन किए 27 बॉलों के ऊपर। जितनी भी तारीफ हम आरसीबी के बॉलर की करें वो कम होगी। वानिंदु हासरंगा को श्रीलंकन ऑलराउंडर हैं,
इनको जब आरसीबी ने लिया था तो बहुत सारे लोगों ने उन पर क्वेश्चन रेज किए थे, पर वो एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट है श्रीलंका का और उन्होंने बार बार दिखाया है। हर मैच में लगभग उन्होंने विकेट लिए हैं, जब रनों की जरूरत पड़ी तो रन भी किए हैं। कल उन्होंने 4 विकेट लिए 18 रन में, 5 रन लिए, 5 विकेट लिए 4 ओवरों में 18 रन देकर 5 विकेट 2020 में। ड्रीम स्पेल, एक ड्रीम स्पेल है। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि जो हम टेस्ट मैच में या वनडे में 10 विकेट को अगर हम तुलना करें तो 4 ओवर में वो 10 विकेट के बराबर वो 5 विकेट आए और उसके ऊपर से रन आप देखिए सिर्फ 18 रन देने। आधी टीम को पवेलियन भेज दिया सिर्फ 18 रन देते हुए, और जोस हेजलवुड ने उनका साथ में इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया बॉलिंग करते हुए कि 4 ओवर उन्होंने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। तो आप ये समझें कि 35 रन में 7 विकेट 2 बॉलरों ने शेयर कर लिए। अब 192 जैसा एक ह्यूज टोटल जब आप चेज कर रहे होते हैं तब आपके बैट्समैनों को एक लंबी इनिंग खेलनी होती है और बॉलर्स को विकेट ना मिले ये इंश्योर करना होता है। परंतु अगर 2 बॉलर ही आपके 7 विकेट ले लेंगे तो मैच वन साइडेड लगभग होना तय था। सनराइजर हैदराबाद मैच तो हारा, मैच हारने के बाद जितने डिफेंसिव वो मैच हारा है उसके कारण से उनकी नेट रन रेट के ऊपर भी काफी इफेक्ट आया है। तो मैच तो 2 पॉइंट आपने दिए हैं, नेट रन रेट भी आपकी माइनस जा रही है, जो कि अब आपको आगे जाने में क्वालिफाई करने के लिए बहुत दिक्कत दे सकती है। बट हम आरसीबी की जितनी भी तारीफ करें, हमने देखा बीच में बैटिंग बहुत इनकंसिस्टेंट थी उनकी, और अब जैसे जैसे बिजनेस एंड आ रहा है, जैसे जैसे हम प्लेऑफ्स की तरफ जा रहे हैं तो सब बल्लेबाज जो हैं और जो स्पेसिफिकली बॉलर्स हैं वो अपनी पीक पे आ रहे हैं और उसके कारण से उनका प्रदर्शन जो सुधरता चला जा रहा है। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज कोई खास ना कर पाना और उसके बाद में 192 रन बन जाना, ये अपने आप में उस टीम में बता रहा है कि वो लोग अच्छा खेल रहे हैं। डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, डिपेंडेंसी नहीं है, उनमें से कोई भी एक बैट्समैन आता है और साथ में देखिए 2020 एक ऐसा गेम है जिसमें 2 बल्लेबाजों का सपोर्ट और 2 बॉलर का सपोर्ट मिल जाए तो आप वो टीम में बहुत हैवी फेवरेट्स हो जाते हैं। बाकियों को भी आपको ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट 11 प्लेयर का गेम है और आप 11 को ही परफॉर्म करना होता है, सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है। परंतु अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में 2 और बैटिंग डिपार्टमेंट में दो प्लेयर आपके अच्छे हैं जो रन कर रहे हैं और विकेट ले रहे हैं तो आप बहुत बहुत फेवरेट माने जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर मैच के लिए। और सनराइजर हैदराबाद को अब एक वेकअप कॉल है ये कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा कि 2 हारे 5 जीते, अब मुझे लग रहा है 5 हारने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर 5 हारेंगे तो फिर आपकी चांसेस जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट टेबल में अगर हम देखेंगे तो 2 टीमें जो हैं वो ऑलरेडी 16 पॉइंट पे हैं और 2 टीमें 14 पॉइंट पे आ गई। तो अब जो पहले गैप ज्यादा था और फोर्थ स्पेस के लिए हमको लग रहा था कि बाकी टीमें जो हैं पंजाब हो गई, सनराइजर हैदराबाद हो गई, डीसी हो गई, ये लोग जो है कुछ उलटफेर कर सकते हैं आरसीबी का, बट वो अब थोड़ा थोड़ा समय के साथ साथ जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। और अब जो समय बचा है, मोस्टली टीमों ने 11-11 मैच खेल लिए हैं, 3-3 मैच बचे हुए हैं, वो 3-3 मैचों में अगर आपको प्लेऑफ्स में जाना है और कहीं बहुत दूर आपको रे ऑफ दिख रहा है कि ये जो कप है आईपीएल का, टाटा आईपीएल, उसमें कभी हाथ रखना है तो आपको करो या मरो करना होगा, अन्यथा अगले सीजन की तैयारी करनी होगी। वैसे संजय सर, आरसीबी के लिए ये कल बड़ा अच्छा रहा कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार है, विराट कोहली को हम अभी थोड़ा सा अलग रख देते हैं, उन खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया। फाफ का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, दिनेश कार्तिक ने सही समय पर आकर सही इनिंग खेली जिसकी जरूरत थी, उसके साथ में हम देखें कि हसरंगा गेंदबाजी में बढ़िया कर रहे हैं, और रजत पाटीदार के रूप में एक सरप्लस मानूंगा इस टीम को फायदे का, जिसने उस जगह को तो भरा ही है, साथ ही साथ अपनी इनिंग को बिल्ड करके बता दिया कि इस खिलाड़ी में कितना कैलिबर है। अभिषेक, मैं आपको बताऊं, कल से मैं एक ही चर्चा सुन रहा हूँ कि विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हो गया। मुझे ऐसा लगा कल कि शायद वो दुनिया के से पहले बैट्समैन थे जो पहली बार पे आउट हुए। नहीं, इस श्रृंखला में तीसरी बार आउट हुए सर, इसलिए चर्चा थोड़ी सी ज्यादा है। क्या होता है, ये क्रिकेट है, इसमें सब आउट कोई पहली बॉल पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि विराट कोहली पहले बैट्समैन थे, पर उनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। कल मैं वहाँ पर जब मैच देख रहा था तो जब ब्रेक हुआ तो उसमें भी विराट कोहली 0 पे कैसे आउट हुए, क्या हुआ, ये हुआ वो। लेकिन सर, इसको उनकी प्रसिद्धि से जोड़ा जाए कि वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस हाई है, और ये खिलाड़ी की विशेषता भी है। तो क्या हुआ, प्रसिद्ध आदमी पहले जो बॉल नहीं हो सकता है, लेकिन चर्चा बनना स्वाभाविक लाजमी। बिल्कुल, चर्चा उतनी करो ना, बाकी लोगों की भी तो करना पड़ेगी ना आपको कि भाई रजत तो मैंने पाटीदार इसीलिए सर आपसे कहा कि अभी विराट कोहली को हमने साइड में रख दिया, लेकिन रजत पाटीदार है, हसरंगा है, रजत पाटीदार और फाफ डुप्लेसिस ने जो
उनके पहली बार पे आउट होने के बाद जो उन्होंने इनिंग बिल्ड करी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी टीम की, मेरा ये कहना है। और मैं मानता हूँ कि रजत पाटीदार जो है अभी मध्य प्रदेश के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है टेक्निकली बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ और वो सालों से मैं उनको खेलते हुए देख रहा हूँ। और वो जितनी अच्छी बैटिंग उन्होंने कल फिर करी, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार करी, और उसके पहले भी उन्होंने 50 बनाया था, उसके पहले उन्होंने शायद 32 या 34 रन बनाए, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। अनफॉर्चुनेटली उनको इतना मौका नहीं मिला और उनके बारे में इतनी चर्चा नहीं हो रही है। अब वो क्यों नहीं हो रही मुझे नहीं मालूम है। इसके बाद दिनेश कार्तिक, मैक्सवेल ने थोड़ा सा कल जाके अपना रोल अदा किया, पर वो जल्दी आउट हुए। इसके बाद जो दिनेश कार्तिक ने लास्ट ओवर किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो त्रिपाठी ने कैच छोड़ा, फिर वो छक्का हुआ, उसके बाद 2 छक्के और पड़े, मतलब तो 25 रन। जब आप कैच छोड़ेंगे और एक ओवर में 25 रन बनवाएंगे, फिर आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आप पहले 2 रन पे आपके 2 विकेट हो गए, एक रन आउट हो गया है, दोनों आउट हो गए, मतलब शर्मा और विलियमसन। तो इसके बाद मैच जब आपकी स्टार्ट ही खराब हो जाती है तो इसके बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। फिर आप बॉलरों की केवल तारीफ ही कर सकते हो कि सामने वाली बॉलिंग ऐसी हुई। जब इतना बड़ा टोटल होगा, आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा, और जैसा मैंने आपको हमेशा हम चर्चा करते हैं, उन्होंने बताया कि हैदराबाद की सबसे बड़ा चैलेंज है 180 रन चेस करना, जो मुझे लगता है कि तक उसने करे नहीं। हर बार जब भी इस 180-190 रन की चेसिंग की टाइम आई है, वो टीम हारी है। तो अगर ये चेस करेगी तो फिर मुश्किल में जाएगी, क्योंकि वैसे बैट्समैन है नहीं पीछे कि वो चेस कर पाए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। बाकी मैं कल जितनी तारीफ करूंगा कि विराट कोहली के आउट होने के बावजूद भी जिस तरह से कल आरसीबी खेली, वो काबिल तारीफ है। फाफ डुप्लेसिस, देन फिर रजत पाटीदार, मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक आखिरी में, चारों ने बहुत शानदार बैटिंग करी, जिसके कारण इतना बड़ा स्कोर हुआ। बाद में बॉलिंग, अगर मैंने बोला ना आपको कि अगर 2 रन पे 2 विकेट, ऑलमोस्ट 0 सरी का मामला हो गया है, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है कि आपके 2 मैन बैट्समैन आउट हो गए, तो फिर वहाँ पर इसके बाद फाइट है, स्ट्रगल है और कुछ भी नहीं है। तो जीतना ही था उन्होंने और इसलिए वो जीते। दो चीज थी अभिषेक कल के मैच में, कि पिछले मैच में आरसीबी 68 रन से ऑल आउट हो गई थी, और कल का मैच वो 67 रन से जीत गए। ड्रामेटिकली परफॉर्मेंस देखिए, पिछली मीटिंग 68 पे ऑल आउट और अगला मैच 67 रन से आप जीत जाते। तो ये क्रिकेट है। क्रिकेट में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि 68 पे पिछली बार आउट हुई थी, इस बार फिर आपको वैसा ही मार देंगे। वही टीम है, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे हुए। और दूसरा, किसी भी टीम के अगर जो कैप्टन है अच्छे बैट्समैन है, और अभिषेक जो उनके एक अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बहुत इंप्रेस किया इस पर्टिकुलर स्टेज में, मैक्सवेल के पहले ओवर में अगर दो आउट हो जाए, एक मैं तो ऐसा बोलूंगा जिस तरीके से केन विलियमसन रन आउट हुए, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टार्ट था सनराइजर हैदराबाद के लिए, कि वो एक ऐसे बैट्समैन है कि जब आपको लंबा स्कोर बनाना है और अगर कैप्टन क्रीज के ऊपर है, बेशक वो रन नहीं बना रहा या कम रन बना रहा है या स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, एंड को इंटैक्ट रख रहा है, तो जो बाकी प्लेयर हैं उनको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आप फर्स्ट बॉल के ऊपर या सेकंड बॉल के ऊपर रन आउट हो जाते हैं 0 for 1, और उसी में अगर आपका सेकंड पार्टनर जो सेकंड ओपनर था वो क्लीन बोल्ड हो जाता है पुल मारने के चक्कर में, तो एक मैक्सवेल जो है वो रेगुलर बॉलर नहीं, उनसे कभी 2 बॉलर ओवर कराए जाते हैं, कभी 3 कराए जाते हैं, कभी कराया नहीं जाता। तो वो आकर अगर पहले ओवर में 2 विकेट ले लेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मैच में 125 ही बनेंगे, 192 को चेस करते हैं। और दूसरी तरफ कल के दूसरे खास मुकाबले की बात कर लें, जिसमें दर्शकों का पूरा पैसा वसूल हुआ है, क्योंकि चेन्नई ने दिल्ली के खिलाफ एक तरफा जीत हासिल की है। सर, मुहाने पर है ये टीम, लेकिन कुल मिलाकर कल एक बड़ी जीत ने बता दिया है कि अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने की महीन सी उम्मीद इस टीम ने कायम रख रखी है। नहीं, देखिए मैथमेटिकली तो वो है, बिल्कुल पॉसिबल है, पर क्रिकेट जैसा हमने कहा कि हमको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमको आज दिख रहा है कि पिछले 3 मैचेस में से सीएसके ने 2 मैचेस जीते हैं, और सबसे बड़ी बात है दोनों में उन्होंने 200 प्लस स्कोर किया, कि 203 बनाए, और फिर कल के मैच में भी उन्होंने 208 रन बनाए, पर बीच में एक मैच 178 पे चेस करते समय वो मैच हार गए। तो हम अगर ऐसा सोचें कि अब लास्ट के सारे मैचेस वो जीत जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इट इज टू मच फॉर आस्किंग फ्रॉम ए टीम। हाँ, पॉसिबिलिटी देखिए, क्रिकेट में हर चीज की संभावना होती है कि मैथमेटिकली जब हम बोल रहे हैं हो सकता है, तो वो बिल्कुल हो सकता है। और अब मैं अगर ऐसा बोलूं, कल भी हमने कहा था कि सीएसके एक ऐसी टीम है, वो बहुत सारी
टीम का गेम बिगाड़ेंगे। और वाकई में कल उन्होंने ऐसे किया कि जाकर जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत ने टॉस जीता और सीएसके को बैटिंग करा दी कि आप पहले बैटिंग करिए, क्योंकि वो चेजिंग में ज़्यादा स्टेबल टीम है। तो उनको जब बैटिंग कराई, वो बैटिंग के बाद में जैसा ओपनर्स ने खेलना चालू किया, और मैं तो कहूँगा कि डेमोन कॉनवे को जब से इन्होंने ओपन कराना चालू किया, टीम बदल गई है। टीम बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे आ गई। ऋतुराज गायकवाड़ भी वापस, जैसे धोनी ने कोई स्विच दबा दिया वो आकर के स्टार्ट कर दिया, वो पहले वो जैसे बंद पड़ा हुआ था। पहले मैच में 99 किए, सेकंड मैच में भी कुछ रन किए, ज्यादा नहीं बना पाए, और कल फिर जो है उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली, और दोनों ओपनर्स ने जिस तरह की बैटिंग करी रिमार्केबल थी। और आगे फिर जिस तरीके से स्पिनर्स ने उन्होंने आकर वापस, या बॉलर ने आकर काम किया, रिमार्केबल है। मैं तो बोलूँगा अब, क्योंकि लगभग 55 मैच जो हैं हो चुके हैं इस सीजन में, और वेन्यू सिर्फ हमारे पास 4 हैं। उन 4 मैचों वेन्यू में अगर बात करेंगे 14-14, 13-13 मैच हम खेल चुके हैं। अब इतनी जगह मैच होने के बाद में जो विकेट्स हैं उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो इनवेरिएबली ड्यू फैक्टर होने के बाद में भी कैप्टन जो टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग करना चाह रहा है कि हम उस विकेट पर बेस्ट यूज कर लें, ताकि उस समय वो उतनी रफ नहीं होती है, थोड़ा पेस भी उसमें रहता है। और सेकंड टाइम जब बैटिंग करते हैं तो उस समय हमने देखा कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और उसी कारण से हमने पहले मैच में भी देखा हासारंगा ने 5 विकेट लिए, फिर हमने दूसरे मैच में भी देखा कि किस तरीके से सारे बॉलर डोमिनेटिंग रहे। मोइन अली ने 3 विकेट लिए, देवेंद्र ब्रावो ने 2 विकेट लिए, महेश तीक्साना ने 1 विकेट लिया, सिमरजीत सिंह ने 2 विकेट लिए, मुकेश चौधरी ने 2 विकेट लिए, पांचों बॉलर ने सब ने विकेट लिए हैं। और मोइन अली की बात करें तो 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट लिए। तो आप ये समझिए कि एक ट्रेंड टोटली बदलता चला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कराना और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बिल्कुल उल्टा हो गया। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो हर कप्तान सोचता था हमने टॉस जीत लिया, सामने वाले को बैटिंग करे, हमने मैच जीत लिया, और हो भी ऐसा ही रहा था। अगर हम 5-6-7 मैचेस की बात करें तो बाकायदा ऐसा हुआ कि आपने टॉस जीता, आपने मैच जीता। और अगर अब आप उठाकर देखेंगे तो अब टॉस जीतने के बाद में कप्तान को डर लगने लग गया होगा कि मैं क्या करूं, क्या मैं बैटिंग करूं, क्या मैं बॉलिंग करूं, ड्यू को देखूं कि स्पिन को देखूं। तो दोनों चीज जो हैं अब इस समय, अब इस बिजनेस एंड में आकर हो गई हैं कि जब आपको मैच जीतना है तो लास्ट के 4-5 मैचों में अगर हम देखें तो रन भी फर्स्ट इनिंग में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और जो मार्जिन ऑफ डिफीट है बहुत बड़ा है। केकेआर 100 रन पे आउट हो गई, 125 रन के ऊपर दिल्ली आउट हो गई, सनराइजर हैदराबाद जल्दी आउट हो गई। तो जो मार्जिन ऑफ डिफेंस है, आप 2 पॉइंट तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी नेट रन रेट को आप इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं, माइनस में चले जा रहे हैं। उम्मीदें बरकरार हाँ, जो उम्मीद आपको, देखिए लास्ट में अगर एक सबको 1 पॉइंट सेम हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो वही टीम क्वालिफाई करेगी जिसका नेट रन रेट बेटर होगा। हमने कल बात करी थी कि डीसी का रन रेट सेकंड हाईएस्ट है, +604 था कुछ, और कल एक मैच हारने से सीधा ही वो जो है 200 कुछ पर आ गए। तो जितनी मेहनत आपने 10 मैचेस में करके उस नेट रन रेट को इंप्रूव किया था, एक मैच में एक डिफेंस से हारने के बाद में आप ऑल ऑफ ए सडन नीचे आ गए। जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिखता था वो बिल्कुल नल हो गया है। तो आपको इस समय जीतना तो बहुत जरूरी है, और इनकेस अगर आप हारते हैं तो बहुत रिस्पेक्टेबल हार आपको चाहिए कि बहुत ज्यादा डिफेंस ना हो, या तो लास्ट ओवर में जाकर आप हारें। रन की बात करें, अगर आप चेज कर रहे हैं तो आप 5-7-10 रन के अंदर अंदर ही वो लॉस होना चाहिए, अन्यथा ये तो हार है ही है, इसके साथ साथ प्लेऑफ में जाने के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे संजय सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कल चेन्नई जीती या दिल्ली हारी? वैसे बात के ये सवाल तो एक ही है लेकिन मायने अलग अलग है। आपकी नजर में कौन सा मायना आपको बेहतर लगाई दे? मेरे हिसाब से कल चेन्नई जीती। कल चेन्नई बहुत अच्छा खेली, खुश हो गया सर मैं तो। बिल्कुल। और कल ओपनर दोनों जो थे उनके, गायकवाड़ और कॉनवे, दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। इसके बाद शिवम दुबे, फिर आखिरी में धोनी, और उन्होंने जो टोटल बनाया मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल कन्विंसिंगली जीत ली। और मैं तो कहता हूँ कि कल दिल्ली तो कहीं दिखा ही नहीं। दिल्ली जिस हिसाब से कल खेली, बैटिंग बॉलिंग दोनों, उनका बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कल दिन था चेन्नई का। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत ही, जिसको कहते हैं कि जब ऋषभ पंत भी बैटिंग करने आए, हालांकि वार्नर का डिसीजन थोड़ा सा मुझे लगा कि अंपायर का डिसीजन था, और बॉल जरूर जाके स्टंप में लगी पर छूती ही जा रही थी, तो वो था, वो गुस्सा भी हो रहे थे, देख रहा था मैं हमारे नितिन मेनन के ऊपर
इंदौर के एम्पायर हैं वो, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मेन बैट्समैन है उनके दिल्ली की टीम के। पृथ्वी शॉ खेल नहीं रहे, तो उसके कारण उनको थोड़ा सा सेटबैक भी है दिल्ली को कि पृथ्वी शॉ उनके टीम में नहीं है। पर बाद में भी मैंने देखा कि जिस तरह से ऋषभ पंत आए, फिर उन्होंने थोड़ा इधर उधर मारा। और सर एक क्षमा सहित में ऋषभ पंत, चूंकि आपने है तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर, ऋषभ पंत के शॉट्स में असंतुलन क्यों देखते हैं हम? उनकी बॉडी होती है, कभी वो गिर पड़ते हैं, कभी सिंगल हैंडेडली शॉट चले जाता है। क्या ये उनकी टेक्निक है या फिर हम इसे माने कि कहीं ना कहीं ये दूर करने की जरूरत है? नहीं, ये तो देखिए शॉट मार के गिरने की तो कोई टेक्निक होती नहीं, हमने तो आज तक देखी नहीं। ये तो आप तो इसीलिए मेरा ये सवाल है, हो सकता है कि वो स्लिप हो गए, पर कई बार हमने देखा बैलेंस नहीं बना, यही बात है। एक आध मतलब एक दो बार हो चुका उनके साथ में ऐसा। पर वो जिस हिसाब की बैटिंग करती है ना, कि मतलब नो डाउट कि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत मैच जीता है, बड़े रन बनाए, उनको बड़ा प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन धोनी के बाद माना जाता है। पर जिस हिसाब से अभी कर रहे हैं, मुझे थोड़ा समझ में कम आ रहा है। उनसे बेहतर मुझे संजू सैमसन लगता है। हाँ, कि वो टेक्निकली और अब तो दिनेश कार्तिक हमारे पास एक बेहतर विकल्प मौजूद है। और मतलब अगर कंपैरिजन जैसे आप दो विकेट कीपर की बात करें, दिनेश कार्तिक तो है ही, बट अगर इसके अलावा देखा जाए तो संजू सैमसन बेहतर है। पर मुझे मालूम है कि वो जाएंगे ऋषभ पंत ही, पहली चॉइस इंडिया टीम में ऋषभ पंत की रहेगी। और वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनको कोई चिंता नहीं है कि मेरी टीम का क्या होगा। मैं तो जैसा खेलता हूँ आगे घुटना टेका, स्वीप, स्टेप आउट हुआ, सामने चौका, फिर सिचुएशन के हिसाब से काम वो नहीं। कभी भी कि टीम का क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो कोई बात चल गए तो मीर, नहीं तो फकीर, वो वाली बात है। तो वो है नहीं, मतलब और कप्तानी भी कोई बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे भविष्य के कप्तान बताए जा रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कप्तानी में कोई ऐसा भविष्य दिख रहा है। मतलब उनके डिसीजन भी कुछ तो भी हो रहे हैं, और उसके ऊपर हम बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर वो ठीक है। और कल इसीलिए दिल्ली आप देखो एक तरफा हारी, बिल्कुल एक तरफा हारी। मतलब लगा ही नहीं मोइन अली को, जिस तरह से खेले वो लोग, लगा नहीं, ऐसा लग रहा था मोइन अली को खेलना ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने 3 विकेट ऐसे लिए, मतलब T20 के अंदर 4 ओवर में फटाफट, मतलब एक ही ओवर में 2 विकेट ले चुके थे वो तो एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि दिल्ली ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। हाँ, और मतलब इस तरह से हारना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली क्या चाह रही थी। मतलब 10 ओवर में मैच जीतना चाह रही थी क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उनका। गए मारा, गए मारा, गए मारा, और इस तरह से सबके विकेट भी जाते गए। और आखिरी में जो जिस तरह से ब्रावो ने और वो जो स्लोअर वन डाल के लास्ट बॉल का बॉल खलील को, वो सबसे अच्छा बॉल था उस मैच का। उसको देखने में बहुत मजा आया कि उछल रहे थे ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बीमार आ रहा है, पर वो सीधा जाकर डिप होता है बॉल उनका। जो ब्रावो की बहुत एक खास बॉल है ये, और वो हमेशा मैंने उनको देखा बहुत सारे विकेट लेते हुए, तो वो सबसे अच्छा बॉल था। और उसी का अंत हो गया इस तरह से दिल्ली का। तो कुल मिलाकर चेन्नई के फैंस के लिए कल का दिन बहुत खास रहा, क्योंकि जिस अंदाज के लिए ये टीम जानी जाती है, डिफेंडिंग चैंपियन भी, तो कल चैंपियन अंदाज में ये टीम खेली और दिल्ली के पूरी तरीके से हौसले पस्त कर दिए। अब आज के मुकाबले की बात करते हैं कि किसका सूरज अस्त होने वाला है, क्योंकि आज 2 ऐसी टीमों के बीच मुकाबला है जो अंक तालिका में बॉटम पर है। जी हाँ, किसी ने सोचा नहीं था कि केकेआर, जो कि पिछले साल की शानदार परफॉर्मर टीम रही है, इस बार इतनी बुरी स्थिति में हो गई। मुंबई ने आश्चर्यचकित कर दिया है इस बार उसके उदासीन खेलने, लेकिन आज कहीं ना कहीं केकेआर के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 2 अंक अच्छे मार्जिन के साथ हासिल करना केकेआर की मजबूरी भी बन गई है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। ये सबसे नीचे बॉटम में जो 2 टीमें उनके बीच में मैच है। केकेआर जो है वो 9th पोजीशन में पॉइंट्स टेबल पे, 11 मैच उन्होंने खेले हैं, 4 जीते हैं, 7 हारे हैं, नेट रन रेट उनका -.304 है। और मुंबई की बात करेंगे तो 10वें जगह पे, इससे नीचे जा नहीं सकते, 10 ही टीमें खेल रही हैं और 10 मैच खेले हैं उन्होंने से मात्र 2 मैच जीते हैं, 8 हारे हैं, और नेट रन रेट उनका -0.725 है। तो अब कलकत्ता और मुंबई जो पिछली बार ये लास्ट टाइम मैच खेले थे, तो मुंबई को वो मैच याद रहेगा कि डैनियल सेम्स ने 1 ओवर पहले ही ये मैच सरेंडर कर दिया था। उस ओवर में 35 रन पड़े थे, और पैट कमिंग्स ने रिकॉर्ड शेयर किया था वेंकटेश के साथ, एक हाईएस्ट पार्टनरशिप, फास्टेस्ट 50 बनाने का जो था। 50 उन्होंने फास्टेस्ट किए थे 14 बॉल के ऊपर। वही 14 बॉल पे पहले वेंकटेश ने भी एक किया था, तो उन्होंने उसके साथ में उस रिकॉर्ड को शेयर किया था। वो मैच आज भी मुंबई के जहन में होगा कि केकेआर ने उनके साथ में क्या किया था, अत्याचार। इतने समय में दोनों ही टीमों का जो जिस तरह का गेम चल रहा है उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। दोनों ही उसी तरह से कोशिश कर रही जीतने के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि मुंबई पिछले मैच में भाग्यशाली थे
कि जिस तरीके से लास्ट ओवर में सिर्फ 9 रन चाहिए और आपके सामने 2 हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो और आप सिर्फ 2 रन दें, 1 विकेट लें, वो कुछ बात हजम नहीं हुई। बहुत सारा हाजमोला खाया तो भी डाइजेस्ट नहीं। तो क्रिकेट जो है इस तरह का रुतलेस है कि हम सोचते हैं कि कल दिल्ली के मैच में 25 रन लास्ट ओवर में पड़े, एक मैच में 22 रन चेज हुए, एक मैच में 16 रन जो है वो नहीं बन पाए और एक मैच में 9 रन बनाने थे वो नहीं बने। तो आप एज ए फॉलोअर क्रिकेट को जब आप फॉलो करते हो तो जब आप सोचते हो कि नहीं यार ये जो है ये तो बैट्समैन के हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ गेम है, बॉलर के लिए बेचारे के लिए कुछ नहीं। और वो भी ऐसे रहा कि वो भागता दौड़ता आता है, बॉल फेंकता है और फिर वो स्टेडियम के बाहर फिर एम्पायर बॉल का बॉक्स लेके आता कि भाई सिमिलर बॉल ले लो और फिर करो, फिर फेंको, फिर मारो, फिर वही हो। उस तरह के मैच में जब कभी आपको इस तरह का एक ओवर देखने को मिलता है कि हर कोई आदमी यही सोचता है कि 9 रन, 1 छक्का 1 चौका। तेवेतिया ने पिछले में 3 मैच बॉल खेली थी, 2 छक्के मार दिए थे, 12 रन 2 बॉलों में लास्ट में अचीव कर लिए थे। वैसी एक्सपेक्टेशन हम सबकी हो चुकी है कि 2020 मतलब 200 से ऊपर ही बनना चाहिए, इससे नीचे कतई हमको मंजूर नहीं है। और फिर जब ऐसा मैच होता तो फिर हम सोचते ये कैसे होगा, इसमें क्या हुआ, ये तो मैच फिक्स था क्या। क्योंकि देखिए हम ह्यूमन साइकोलॉजी, हम सब अपने आप को वहां बैठ के एक बहुत बड़ा क्रिकेटर समझने लगते हैं। ये वाली बॉल होती तो ये फुल टॉस थी, कैसे नहीं लगी, इसको तो मारने की कोशिश नहीं की गई। तो हम सब अपने अपने वर्जन बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आईपीएल की देन है, घर में बैठ के जो बच्चे माँ बाप के साथ में, भाई बहन आपस में टीमें बनाते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं कि नहीं 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 ये मेरी टीम है, ये मेरी टीम है, वो बोलता नहीं 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 ये तो इसकी टीम हार गई, मेरी टीम जीत गई। तो वो जो 3-4 घंटे शाम को वर्किंग डेज में, आप वीकेंड की बात छोड़ दीजिए, एक 7-8 घंटे की ट्रीट मिलती है सैटरडे संडे को, वो निहायत ही खूबसूरत और उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कि पिछले 2 साल हम कोविड में इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं सबके सब, पूरे दुनिया के लोग, कि अनसर्टेनिटी इतनी हैवी है कि हमने देखा कि किस तरह से हमारे पहचान वाला या हमारे किसी के फैमिली वाला कैसे हमको छोड़ के चला गया, और वो चीज़ दिमाग से नहीं निकल पा रही है। और जब आप क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं या कोई भी लाइव इवेंट देखते हैं तो आप अपने दिमाग से वहाँ उसके साथ लिंक होते हैं और ये पूरी दुनिया को तब भूल जाते हैं। और वो पर्टिकुलर टाइमिंग आपके लिए दी बेस्ट टाइम होता है, क्वालिटी टाइम। और आईपीएल ये एक अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ साथ जो प्रतिभाओं को निखार रहा है वो तो हम सबके सामने। और इस शो में आप लोगों के आने से जो क्वालिटी है उसमें भी 4 चांद आईपीएल के इस संस्करण में लग जाते हैं। संजय सर, आपसे ये पूछना चाहूंगा, केकेआर में हम लोग लगातार देख रहे हैं, तीसरे चौथे मैच से तकरीबन हमने स्थिति देखी है और पढ़ रहे हैं, जानकारी भी मिल रही है कि कप्तान और कोच के बीच की अनबन की जो स्थिति है वो इस टीम की धराशायी होने की मुख्य वजह बताई जा रही है और वही वजह है जिसके कारण कहीं ना कहीं अब तक ये टीम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन तय नहीं कर पाई है। हाँ, मेरे ख्याल में अभिषेक आप सही बोल रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि 11वां मैच है आज, शायद 11वां या 12वां, 23 या 24 लड़के तो अब केवल सपोर्टिंग स्टाफ बचा है। अब जो 2-3 मैच बचे आप उनको भी खिला सकते हो अगर चाहो तो, कोई बचा इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। और जैसा आप बोल रहे थे कि अनबन को हमने एक मैच में भी देखा था। हाँ। जब उन्होंने एक मैच में श्रेयस अय्यर आउट होके जा रहे थे और किसी बैट्समैन को भेज दिया था कोच ने और वो जाके गुस्सा हुए थे इसको क्यों भेजा। तो अगर आपका कोच के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोच चाहेगा कि ये टीम खेलेगी, कप्तान चाहेगा कि ये टीम खेलेगी, तो फिर वहाँ पर अगर आपका दोनों का अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो डेफिनेटली टीम पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि आप माने ना माने, कोच पहले क्रिकेट में कप्तान जो होता सब कुछ होता था, पर अब जो क्रिकेट हो रहा है उसमें कोच सब कुछ हो गया। कोच और कप्तान दोनों मिलके कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर वो टीम बनती है और वो खेलती है। तो अगर आपका दोनों के अगर विचार अलग है कि साहब, कोच बोल रहा है कि साहब आप तो जाके पहले 15 गेंद में 30 रन बनाओ, कप्तान बोल रहा है कि नहीं आप आराम से, आप तो पहले 5 ओवर 6 ओवर विकेट पे खड़े और रन बाद में बनेंगे, तो फिर दोनों की सोच अगर अलग हो जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसी कारण मेरे को लगता है कि यही कारण है कि जो 23-24 लड़के, जो 23 लड़के अभी तक कोलकाता ने बदली की जा चुकी करी, मतलब मेरे को लगता है जितना कोलकाता ने करा होगा किसी ने नहीं करा होगा। पूरी 2 टीम बना के उन्होंने आईपीएल में खिला दी अभी तक, सभी को मेरे ख्याल में मौका दे दिया, एक आध कोई बचा नहीं है मेरे ख्याल में। तो इसका परिणाम है कि आज वो बॉटम में आ गए हैं और आज बॉटम की लड़ाई चल रही है। क्या बॉटम में कौन, मुंबई या कलकत्ता। तो अगर आपकी अगर स्ट्रेटेजी रहेगी तो आप नहीं जीत सकते। ये देखिए ना, यही कलकत्ता थी, यही कोलकाता थी जब लास्ट ईयर जब खेली और
एकदम वेंकटेश आए और 5 मैच तक इनकी हालत खराब थे। हाँ, जो आईपीएल एक ब्रेक इंडिया हुआ। में हुआ था, एक ब्रेक हुआ, वो दुबई गए, और दुबई में जाने के बाद सारे हालात बदल गए, पूरी टीम चीजें। प्लेऑफ में आई और खेली। बोला अगर वैसा का वैसा ही वो इस साल नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी गलतियों से नहीं कर पाई। उसमें वो कंडीशन या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोच और कैप्टन पिछले साल का, तो वो बहुत बड़ा फर्क आया है और इसी कारण वो आज बॉटम पे है। और मुझे लगता है कि आज जो लड़ाई है, अब बॉटम में कौन रहेगा उसकी लड़ाई है। प्लेऑफ पे आपकी लड़ाई इनके साथ है ही नहीं, ये तो खत्म ही हो चुकी दोनों टीमें। तो प्लेऑफ की लड़ाई नहीं, केवल बॉटम की लड़ाई है। सर बॉटम की लड़ाई का दिन है आज, लेकिन सर हम देख रहे हैं बिजनेस एंड पर आ चुका है ये पूरा टूर्नामेंट। लेकिन कोलकाता की हालत ऐसी रही है, पिछली बार की फाइनल में पहुंचने वाली टीम थी, प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन सेट नहीं है, खिलाड़ियों के अंदर ये भावना है कि मैं अगले मुकाबले में खेलूंगा या नहीं खेल पाऊंगा। ये स्थितियां किसी भी टीम के लिए कितनी डेंजर है, किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए कितनी ज्यादा एक दुखद पहलू कही जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जब आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती हैं कि आप फ्रॉम नोवेयर यू रीचेस द फाइनल एंड यू लूज इन द फाइनल, तो उस तरह की जब एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होती है और अगले सीजन में आप बिल्कुल लास्ट में 9th नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं और अभी 2-3 मैच खेलने बाकी हैं, शायद आप 10वें नंबर पे भी पहुंच जाएं, तो वो बहुत ही दुखद सिचुएशन है और पोजीशन है फॉलोअर के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए। क्योंकि अगर आप जिस टीम को फॉलो करते हैं तो आपका दिल और दिमाग उसको फॉलो करता है, आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और वो अगर हारते हैं तो आपको दुख होता है, वो जीतते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। सारा दिन आपका खराब रहता, आप सोचते रहते हो यार उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों शॉट खोला, उसने ऐसा क्यों किया। तो क्रिकेट जो है हम सबको लिंक करके रखता है और इसको फॉलो करना, लाइक हम इंडियंस जो हैं वो क्रिकेट ज़्यादा फॉलो करते हैं, यूरोप की बात करेंगे तो वो सॉकर फुटबॉल पे ज़्यादा फॉलो करते हैं। और वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो टीम्स हैं, जो फॉलोअर होते हैं, वो आपस में क्लैशेस हो जाती हैं हार जीत के ऊपर ही। अगर एक टीम हार जाती है और दूसरी जीत जाती है तो वो स्टेडियम से बाहर जाकर लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर भी लोगों की है। और हमारे यहाँ तो क्रिकेट को धर्म माना जाता है, हम धर्म की तरह पूछते हैं, देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जीते हैं। मैक्सिमम टाइम जो है अगर आप किसी भी चैनल पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कवरेज में वो भी क्रिकेट कवरेज में होता है। और हमारे बच्चे, हम बड़े जितने भी हैं, फैमिली वाले भी, हम सब लोग बैठते हैं और इन सब मैचों को एंजॉय करते हैं। तो इसके साथ साथ डेफिनेटली क्वालिटी तो बढ़ी है और इसीलिए हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई कि अब हमने पिछली बार की रनर अप टीम को नीचे से बिल्कुल रनर अप देख रहे हैं कि 9th नंबर पे हैं, 10th पे नहीं है। तो मुंबई जो है वो चैंपियन है, नीचे है बिल्कुल 10th नंबर पे, और रनर अप जो है वो केकेआर। तो ये जो हमारा किसी के बारे में एक इमेज, एक स्टैंडर्ड उस लेवल का फॉर्म कर लेना, वो हमको दुख देता है। और कहीं ना कहीं पर ये क्योंकि स्पोर्ट है, गेम है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। और क्रिकेट तो है ही इस तरह की है, इसको इसीलिए निश्चितताओं का गेम कहा जाता है कि कभी भी फॉर्म नहीं होता है कि जो टीम जीतती रहती है वो जीतती रहे, ऐसा नहीं है। मुंबई ने सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हुए हैं, मुंबई की हालत देख लीजिए क्या है। चेन्नई उसके बाद में है, चेन्नई पिछली बार का जो है डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार देखिए क्या है। अभी थोड़ा सा उनमें वापस से जाना ही है और लास्ट 200 रन करके पिछले 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। धोनी को फिर से कप्तान बनाया गया, थोड़ी सी शायद वापस से मोटिवेशनल फैक्टर बढ़ा है। और चेन्नई एक टीम की तरह दिख रही है, जैसे हमने कल देखा कि दिल्ली को वन साइडेड मारना, रुथलेसली जिसको बोल सकते हैं, कि पहला विकेट आपका 110 या 20 रन पे गिरा, दूसरा 169 पे गिर रहा है। तो वैसे बॉलर इतने हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि हालत इतनी खराब हो जाती है, अरे यार बोला क्या कितने रन बनाओगे यार, दे मार दिया, दे मार दिया, दे मारे जा रहे हैं। तो ये टीम होना चाहिए, इस तरह का नहीं। ऐसी ही ये टीमें हैं, केकेआर भी उनमें से एक है जिनको हम रेट करते थे, मुंबई भी एक ऐसी टीम है जो पलटवार करने में माहिर है। परंतु अभी आज बॉटम की लास्ट हाफ की दोनों का मैच है और मुझे लगता है कि मुंबई भी पिछली बार जिस तरह से गुजरात टाइटन को बहुत सारा लक मिल रहा था, मुंबई को थोड़ा लक मिला, शिफ्ट तो हुआ है। शायद हाँ थोड़ा वो अब वो उनका गुजरात टाइटंस का जो है थोड़ा उनके फेवर में कम काम कर रहा है, तो लक को कहीं तो काम करना था। मैं क्यों ना मुंबई को कर दे, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। मैं एक बार बोलूंगा कि जो केकेआर ने किया ना सर, वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपने खुद ही टीम पूरी बिगाड़ ली। आप देखिए गायकवाड़ भी रन नहीं बना रहे थे, 4-5 पिछले 5 या 6 मैचों में उन्होंने रन नहीं बनाया और उन्होंने कंटिन्यू खिलाया, उन्होंने उसको चेंज नहीं करा, भरोसा जताया। आपने वेंकटेश को उठा के एकदम पहले उसने 3 या 4 मैच में रन नहीं बनाया, आपने 6 नंबर डाल दिया।
फिर 6 नंबर पे रन नहीं वापस- बनाया तो बाहर कर दिया उसको, ओपन कराया, ओपन कर फिर उसके बाहर बाद करा। फिर उसको बाहर कर दिया। मतलब आपने उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब क्या हुआ, आपने जो नए प्लेयर लेके आए उनको भी आपने चांस दिया, उन्होंने भी रन नहीं बनाया। लगभग पूरी टीम की स्थिति ये कर दी। आप देखिए गायकवाड़, अभी उसको सेम आप सीएसके को देखिए, आप उसने गायकवाड़ को खिलाया, वो रन बनाने लग गए। अब अगर मान लो इस आईपीएल में मान लो वो नहीं प्ले ऑफ में जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, पर गायकवाड़ का उन्होंने फॉर्म तो वापस लेके आए ना, उसके अगले साल के लिए तो तैयारी अच्छी है ना, मतलब उसको कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि मैं टीम में रहूंगा। अभी आपको वेंकटेश के बारे में मालूम नहीं है कि अगले साल अब उनका क्या होगा, क्या होगा, कैसा क्या करेंगे वो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको टीम मैनेजमेंट को देना, कोच को देना, कप्तान को देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो आप अभिषेक बोल रहे थे कि कोच और कप्तान में नहीं बन रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही होगा। मेरे को लगता नहीं कि वेंकटेश की जगह पर जिस प्लेयर को लिया, बाबा अपराजित, मतलब वो अच्छे प्लेयर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो, पर वैसे हार्ड हिटर नहीं जैसा वेंकटेश कि जाके रन बना देना। वेंकटेश ने बना के दिखाए, ऐसा नहीं है कि आपने उनको ऐसे ही ले लिया। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि T20 है, छोटा फॉर्मेट है, इसमें आप जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं, मान ली बात आपकी, रन बनाना जरूरी है, आपके ऊपर इतना पैसा लगाया फ्रेंचाइजी ने, पर आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे प्लेयर को तो आपके यही हाल होगा। और अब मुंबई इंडियंस ने फिलहाल इस मुकाबले से पहले टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। सर, आपकी फेवरेट टीम? देखिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पे जाऊं, और अभी तक टोटल जो है 30 मैच खेले गए, उनमें से 22 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते। और सेकेंडली अभी 20 प्लेयर खिलाए हैं केकेआर ने, और उनमें से 17 प्लेयर चेंज किए हैं उन्होंने, रिप्लेसमेंट 17 है। तो वो सब देखते हुए जिस तरीके से उस टीम में अभी गड़बड़ियाँ चल रही हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं है, प्लेयर अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, इंजरीज हैं, उन सबको देख के बड़े डाउन एंड डस्टेड लग रहे हैं। ऑल्दो जो डिसीजन मुंबई ने लिया है वो कोई बहुत आपको खुशी देने वाला नहीं है कि पुराने हम पिछले 5 मैच को रिकॉर्ड उठाकर देखें तो उसमें बैटिंग फर्स्ट को ही एडवांटेज मिला, बैटिंग सेकंड में जो है बॉल जो है वो अपना करतब दिखा रही है और बल्लेबाजों को नचा रही है। बट फिर भी मैं मुंबई के साथ जाना चाहूंगा कि मुंबई आज जो पिछली बार स्ट्रोक ऑफ लक था उसको फ्लूक ना साबित करते हुए आज अपनी टीम की दमदारी दिखाएगी कि हाँ, हम केकेआर को जल्दी आउट करेंगे और वो रन जल्दी बनाएंगे। सर, फेवरेट टीम? बिल्कुल सर ने ये सब बोला, पर आज वेंकटेश को फिर खिला रहे हैं और वापस से पुरानी आपकी बात सुन ली? अजिंक्य राणे को भी खिला रहे हैं। ओके, मतलब उन्होंने 2 फिर चेंज कर घूम फिर के वही दुनिया गोल है। वापस से फिर वही गोल है, उन्होंने फिर अपने उसी प्लेयर पे आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आज कप्तान की चली है, मतलब हाँ, मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनको समझ में आ गया है कि अगर आप प्लेयरों के साथ में ज्यादा गोल गोल घुमाओगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। वो वापस अपने पुराने डर्रे पे आए हैं, तो मुझे आज लगता है कि थोड़ा फाइट होगा। आज वेंकटेश को रन बनाना चाहिए। और मुंबई इंडियंस जैसे सर ने बोला, वो एक या 2 मैच जीतने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पर आज मुझे लगता है कि केकेआर भी अच्छा खेलेगी आज। तो मैं 50-50 दोनों को दूंगा आज। नहीं, एक टीम तो देना पड़ेगी सर, मेरी आज भले 49-50 दो आप। केकेआर फेवरेट रहेगी। तो कुल मिलाकर दोनों बॉटम की टीमें हैं, केकेआर और मुंबई। दोनों टीमों ने अपने फैंस को काफी घायल किया है, दिल काफी दुखाया है, और अब फैंस चाहते हैं कि अगर इस टूर्नामेंट से किसी भी टीम की विदाई होती है तो कम से कम वो सम्मानजनक अंदाज में हो। उस लिहाज से आज का दिन बहुत ज्यादा मायने रखता है केकेआर और मुंबई के लिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम अपने फैंस को जो पुराने समय की चोटें दी हुई है, दिल दुखाने वाली, उस पर मरहम लगाने में सफल साबित होती है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। DGNR न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।